So we'll start with JEE PYQ of course motion in one dimension. पहला क्वेश्चन, an automobile traveling with speed of 60 km per hour can brake to stop within a distance of 20 मीटर. मतलब इनिशियल स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड 0 है. ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0 स्पीड होने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया? 20 मीटर. इसको तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हो. दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, सेम गाड़ी 60 की जगह पे 120 किलोमीटर पर आवर में चल रहा होता तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता? ऐसा क्वेश्चन है. और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैंने कल ही बताया था आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बना के दिया था, याद होगा. S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर. नहीं याद? मैं और एक बार बता देता हूँ. नॉर्मली V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S होता है. अगर गाड़ी रुकने ही वाला है मतलब फाइनल स्पीड 0 होने वाला है, और फाइनल स्पीड 0 है मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है. वेलोसिटी कम हो रहा है तो रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन मतलब A को माइनस से लिखते हो, और ये हो जाता है 2AS इक्वल्स टू U स्क्वायर. तो S इक्वल्स टू U स्क्वायर बाई 2A. इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस. अभी गाड़ी सेम था, गाड़ी के टायर सेम थे, रोड सेम है, तो A तो सेम है, रिटार्डेशन सेम है. मतलब S अभी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ U स्क्वायर पे. तो S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर. तो S2 बाई S1 इक्वल्स टू U2 बाई U1 का स्क्वायर. तो S2 बाई S1, S1 20 मीटर है, U2 की वैल्यू 120 है, U1 की वैल्यू 60 थी. 120 बाई 60 इज 2 था. 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 20 इज 80. तो आंसर आएगा 80 मीटर्स. 80 मीटर इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंशंस टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन. मतलब सारे ग्राफ ऐसे हैं जो सेम मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली. इन चारों में से एक ग्राफ है जो गलत ग्राफ है. पिक इट अप. बताओ कौन सा गलत है? सी. सी है. सी. थोड़ा लॉजिकली पहले सोच लो. लॉजिकली सोचो पहले. लुक एट द पोजिशन टाइम ग्राफ फर्स्ट. ये पैराबोलिक पाथ दिख रहा होगा. पैराबोलिक पाथ नहीं है, क्योंकि पैराबोलिक पाथ में एक्स और वाई होता है, इधर पोजीशन और टाइम है. पोजीशन एंड टाइम. तो पहले क्या हुआ? पहले ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से दूर गया, फिर अपने ओरिजिन के पास में आया, है ना? सही है. तो वेलोसिटी अगर उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहा होगा तो, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहा होगा तो पहले वो अपने ओरिजिन से दूर गया ना? दिख रहा है कि नहीं? दूर जाते हुए फिर पास में आते हुए. ये ऐसा ग्राफ है क्या? हाँ कि ना? नो, यस, नो. हाउ अबाउट दिस? बताओ. पहले तो क्वेश्चन ही तुमको नहीं समझा. ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन. सेम मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली सेम टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. सेम टाइप का मोशन मतलब what do you understand by this? Going away, coming towards, right? going away velocity नेगेटिव हो सकता है ना? हो सकता है नेगेटिव. डू यू सी दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी? यस. ओके. यहाँ पे तुमको नेगेटिव वेलोसिटी दिख रहा है क्या? हाँ. राइट. गुड. व्हाट इज दिस? व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? हाँ, डिस्टेंस टाइम तो है, लेकिन मतलब क्या है इसका? अरे अगर ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर मेरे ख्याल से डी आना चाहिए. है क्या? डी है ना? तो अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से सोचो. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फटाफट से आंसर आएगा,
तो फटाफट से नहीं आया, इसका मतलब ये अभी जाएगा असाइनमेंट, तो तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्यों डी आ रहा है, बाकी ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड पिक इट अप। तो कौन सा इनकरेक्ट है वो बताओ, और ये क्यों इनकरेक्ट है वो भी बताओ, ये इनकरेक्ट क्यों, वो भी बताना पड़ेगा तुमको। तो सॉल्व करो इसको, 24 आवर्स यू हैव टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जोक है, जोक है जोक। कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड, 40, कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर 2 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80, स्पीड डबल हो गई, स्पीड डबल तो डिस्टेंस 4 टाइम्स होता है ना, अभी तो देखा था, होता है कि नहीं 4 टाइम्स, ये 2 आया था ना, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू इनिशियल डिस्टेंस, इसका कितना है 2, तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, S2 बाय S1 इक्वल्स टू U2 बाय U1 का स्क्वायर। तो यू हैव S2 बाय S1, S1 कितना है 2 मीटर है, U2 कितना, U2 कितना है 80, और ये कितना है 40, तो ये कितना हो गया S2 बाय 2 मीटर इक्वल्स टू 4, तो आंसर इज 8 मीटर, खत्म आंसर। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू अलग अलग थी, फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस। क्विक 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 क्विक। इसमें कुछ नहीं है सॉल्व करने जैसा, ये ऑलरेडी हमने 2-3 बार कर लिया। अब स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर u एंड 4u, 2 आइडेंटिकल कार्स मतलब मासेस सेम होने चाहिए, u and 4u at a specific instant, the ratio of the respective distances in which the 2 cars are stopped from that instant is, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। अभी तो हमने देखा, क्या देखा, एस इज प्रपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो व्हाट इज S1 बाय S2, U1 बाय U2 का स्क्वायर, U1 कितना है U है, और U2 कितना है 4U है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, U और U क्या हो गया कैंसल, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16। आएगा आएगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ये थोड़े पुराने वाले हैं ना, 2002 2003, तब JEE नहीं था ना, तब AI EEE नाम का एग्जाम था। तो ठीक है, क्विक 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 क्विक। अगला क्वेश्चन, फाइनली समथिंग टू सॉल्व, और इजी है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, its acceleration a versus time t is shown in the figure, the maximum speed of the particle will be। तुमने पोजीशन टाइम ग्राफ सीखा है, यस, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखा है, यस, उसके स्लोप से क्या मिलता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है डिस्टेंस। और ऐसा क्यों हुआ था याद होगा अगर आपको, मैंने बताया भी था, मैंने आपको ये बोला था कि वाई एक्सिस पे तुमने v प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे तुमने t प्लॉट किया है, तो v बाई टी डायमेंशनली क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए स्लोप क्या दिया हमको एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी इनटू टाइम मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो एरिया से क्या मिल गया मीटर, मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। आप सिमिलरली सोचो a इंटू टी के बारे में, a क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो तुमको अगर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वेलोसिटी ये होता है एरिया ऑफ ए टी ग्राफ,
एरिया ऑफ एक्सेशन टाइम ग्राफ। तो एरिया फाइंड कर लो। व्हाट इज एरिया? हाफ बेस, बेस कितना है 11 का और हाइट कितना है 10, बराबर। तो 1 जा एंड 5 जा, तो कितना हो गया ये? तो 55 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सिंपल। थोड़ा डायमेंशनली भी सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके समझेगा। What will be the slope of acceleration time graph? Slope. What is slope? Y-axis upon x-axis. What is y-axis? Acceleration. X-axis is time. A by t. ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि a इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब है ना। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी एक एक्स्ट्रा ग्राफ ऐड हो गया आपके लिस्ट में। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, एक्सीडेंट टाइम ग्राफ के एरिया से वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें मिलती है। कौन सी दो? एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जोक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i cap plus 4 j cap and acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is, what is final speed v bar, u bar plus a bar t? What is u bar? 3 i cap plus 4 j cap plus what is a bar? 0.4 i cap plus 0.3 j cap, और what is time? 10, बराबर। तो 0.4 इंटू 10 कितना हो गया? 4। तो ये 4 i cap हो गया, और ये 3 i cap है, कितना है? 7 i cap है। 0.3 इंटू 10 3 j cap, और ये 4 j cap है, तो कितना है? 7 j cap है। तो 7 रूट तो आंसर आ गया ना, क्योंकि ये वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म था। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। यहाँ तो x कंपोनेंट भी 7 है और y कंपोनेंट भी 7 है। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 2 बार 7 स्क्वायर, मतलब 7 रूट 2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 रूट 2 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, पॉइंट 4 आई कैप इंटू 10, 4 आई कैप, 3 आई कैप, 7 आई कैप, 0.3 जे कैप इंटू 10, 3 जे कैप, 4 जे कैप, 7 जे कैप। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नीट के पीवाईक्यू में सॉल्व किया था, अगर याद होगा तो। हाँ हाँ, ऑप्शन जो भी आए ठीक है, अप्रोच सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा अब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें चालू कर दूंगा बताना। तब नहीं बताया था, ज़रूरत तो अभी भी नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में तुमको इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अभी क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन बोला है, तो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन के बारे में बता देता हूँ, और एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled from time n-1 to n. तो nth सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो Sn है। आपको Sn और Sn+1 का रेशो पूछा है। ये क्वेश्चन तो वैसा ही सॉल्व होगा जैसे हमने कल किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स द सेम थिंग कि Sn तुम यूज करोगे, रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, रेस्ट से, तो u के लिए 0 है, तो क्या लिखते हो? a/2 2n-1, और Sn+1 क्या आता है? a/2 2 इंटू n+1 -1, तो ये जाता है a/2 2n+2 -1 मतलब 2n+1। और आपको इन दोनों का सिर्फ रेशो ही पूछा था, तो इन दोनों का रेशो तुम निकालोगे जब, तो तुमको मिल जाएगा व्हेन यू टेक द रेशो 2n - 1 अपॉन 2n+1। तो आंसर तो ठीक है, आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी दे देता हूँ। होता क्या है इंक्लाइन प्लेन में? पहली बात तो इंक्लाइन प्लेन इज अ वेज शेप्ड। वेज शेप्ड मतलब जहाँ पे ऐसे दो सरफेस में कुछ एंगल हो, उसको वेज बोलते हैं, वेज, वेज। तो ये वेज शेप्ड है, गुड। तो यहाँ पे एक एंगल बना थीटा एंगल, जिसको तुम बोलते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस प्लेन पे रेस्ट पे था, अब वो नीचे आना शुरू करेगा और वो नीचे आना शुरू करेगा नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आएगा, लेकिन उसके एक ही कंपोनेंट की वजह से आएगा, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो कैसा है, यू शुड नो दिस। जिस बॉडी का मास हो उसका वेट होता है, क्या होता है, वेट। और वेट तुमको पता है हमेशा सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास था m, तो ये क्या हो गया mg, बराबर। अब जिस सरफेस पे तुम बैठे हो तुम्हारा वेट उस पर एक्शन है और सरफेस तुम पे लगाता है रिएक्शन। हर केस में ऐसा ही होता है, जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ मेरा वेट इस पे एक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो सरफेस है वो मुझ पे भी एक रिएक्शन लगा रहा है। तो सिमिलरली ये ब्लॉक जिस सरफेस पे है, इंक्लाइन प्लेन पे है, वो भी उस पर क्या लगाएगा, रिएक्शन। लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान दो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ, दिस इज सेकेंड टाइम आई एम टेलिंग यू, दूसरी बार हो गया ये 3 दिन में। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक जिस सरफेस पे है ना, ब्लॉक जिस सरफेस पे है, सरफेस भी इस पे लगाएगा रिएक्शन, और वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो जिस सरफेस पे ब्लॉक था उसको ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन n। फिर आपको मैथ्स पता होना चाहिए। दो लाइंस में, चलो नंबर दे देते हैं इसको, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो इन दोनों को जो परपेंडिकुलर लाइंस है, जैसे ये जो लाइन है ग्रीन में, ये पहले को परपेंडिकुलर है ना, और ये जो लाइन है ये नंबर 4 ब्लू में, ये किसको परपेंडिकुलर है, सेकेंड को। तो अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो उन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होता है, थीटा होता है, राइट। अगर ऐसा है तो ये mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये है mg cos थीटा, क्योंकि एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हमेशा कौन होता है, cos, और cos को हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है, sin। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा है, sin। तो ये क्या है, mg sin थीटा। m इंटू जी होता है फोर्स, m इंटू जी क्या होता है, फोर्स। तो ये फोर्स का कंपोनेंट है। अगर इसमें से मैं m हटा दूं तो क्या बचा, g sin थीटा। तो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है ना, जो तुम यहाँ पे a लिख रहे हो, वो a g नहीं है, वो a g sin थीटा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे किसकी वजह से आया, g sin थीटा। तो आंसर तो वही है, लेकिन थोड़ा सा अभी रिपीट हो गया तो हमने फायदा उठाना चाहिए, रिपीट हो गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आता है, बिकॉज ऑफ जी, की बिकॉज ऑफ जी साइन थीटा की जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। अभी याद रखना अगली बार से, गुड। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको आंसर पता ही था। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस, अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, टारगेट फिक्स है, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। तो बुलेट 3 सेंटीमीटर अंदर गया उस ब्लॉक के, और 3 सेंटीमीटर में उसका वेलोसिटी आधा हो गया। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u था तो 3 सेंटीमीटर का कितना हो गया, u/2। यहाँ पे केस 1 खत्म हो गया, आपका केस 1 खत्म हुआ है। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, और कितना अंदर तक जा पाएगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बिफोर द बुलेट कम्स टू रेस्ट, हाउ मच further it can go inside that block, whatever target, assuming that it faces constant resistance to motion। तो पहले तुम इसको समझ लो अच्छे से क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये फिक्स टारगेट था हमारा, दिस इज अ फिक्स टारगेट वुडन ब्लॉक। लेट अस से वी हैव अ बुलेट, दिस इज अ बुलेट, जस्ट बिफोर एंटरिंग द ब्लॉक, ब्लॉक एंटर करने से पहले, जस्ट बिफोर, इनिशियल वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ u। इसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक आ गया। चलो एक काम करते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। a से b डिस्टेंस को s1 बोल देते हैं। s1 कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के बाद स्पीड कितना हो गया, u/2। अब यहाँ से कितना और वो पेनिट्रेट करेगा, तो मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ चलो कि c तक गया। c तक गया तो c पे फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गया। a से b केस 1 था,
बी से सी केस 2 था, केस 1 का फाइनल वेलोसिटी केस 2 का क्या बन जाएगा, इनिशियल, तो ये बन जाएगा u2 और ये हो गया v2। अब ऐसा क्यों करते हैं, अरे वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि केस 1 केस 2, भाई बुलेट तो वही था, ब्लॉक भी वही था, वो तो कंटिन्यूसली जा रहा है ना, हमने इमेजिन किया कि ए से बी, बी से सी, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सीधा सीधा ए से जहां तक रुका नहीं तहां तक कब तक चलता रहा, ए टू सी। हमने क्या इमेजिन किया, ए टू बी, बी टू सी। तो पहले केस का फाइनल, दूसरे केस का क्या बन जाएगा, इनिशियल। और आपको फाइंड क्या करना है, S2, क्या फाइंड करना है, S2। लॉजिकली सोचो, यहाँ पे बात तो सिर्फ वी यू एस इसकी हो रही है, वी यू एस, तो कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 है, दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार केस 1 में, एक बार केस 2 में। तो केस 1 में अगर तुम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हो, तो वी स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2a1 s1 लिख सकता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया था, इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब क्या, ए से बी में जितना रिटार्डेशन था उतना ही बी से सी में है, मतलब a1 और a2 की वैल्यू सेम है, इसलिए इसको सेम ही रखते हैं। व्हाट इज v1, इट इज u बाय 2, तो u स्क्वायर बाय, अरे 4 हो जाएगा ना, और u1 क्या था, u1 u, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3। और मैं जानबूझ के उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में रख रहा हूँ कि आंसर देखो इसमें है सेंटीमीटर, तो उसको फिलहाल वैसा ही रख देते हैं। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6a। व्हाट इज 1 बाई 4 माइनस 1, माइनस 3 बाई 4, तो माइनस 3 बाई 4 यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6a। इसका मतलब 1 जा 2 जा, और ये 2 इधर आ गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो व्हाट इज रिटार्डेशन, माइनस यू स्क्वायर बाई 8, और माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि रिटार्डेशन है, बुलेट इज स्लोइंग डाउन, तो नेगेटिव आना ही चाहिए था, वो तो नेगेटिव आया है, करेक्ट है। फिर केस 2, इज फ्रॉम बी टू सी, जैसे केस 1 वाज फ्रॉम ए टू बी, दिस इज फ्रॉम बी टू सी। फिर वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s2, a1 a2 सेम है तो a ही लिखा है। व्हाट इज फाइनल स्पीड, 0, इनिशियल ऑफ सेकेंड केस इज फाइनल ऑफ फर्स्ट केस, एंड व्हाट इज दैट, u बाई 2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a, व्हाट इज a वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, माइनस यू स्क्वायर बाई 8, और ये क्या पूछा है तुमसे, s2 पूछा ना, ऐसा पक्का श्योर 100%, गुड, हाँ ओके। तो फिर अब 1 जा एंड 4 जा, अभी इसको 0 मत लिख देना, देखते हैं यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर बाई 4, 0 लिख के आ जाता है, ऐसा 0 कैसे हो गया, ये 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर बाई 4 के साथ s2 है, s2, इसको इधर लाओ, तो यू स्क्वायर बाई 4 s2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 4, तो ये यू स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया, कैंसल, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle located at x equals to 0 at t equals to 0, तो इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, आगे क्या बोला है, starts moving along positive x direction with velocity u that varies as u या v, जो भी बोला है v, चलो velocity v that varies as v equals to alpha root x, the displacement of the particle varies with time as। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू 0 मतलब कहाँ था, ओरिजिन पे था, कहाँ था, ओरिजिन पे था। अब वो मूव होना स्टार्ट हुआ, कहाँ मूव हो रहा है, वो कहाँ मूव हो रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और वो मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी है
और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसा, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है बता दिया। अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। अब इसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए कैलकुलस, मतलब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। मैंने बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है और वेलोसिटी पूछा है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, बराबर। अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो dt को यहाँ ला के इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको तुम dt को यहाँ शिफ्ट करोगे और क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे कौन सा केस है, पहला कि दूसरा, पहला कि दूसरा। तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो पहला केस कि दूसरा केस, दूसरा, तो इंटीग्रेट होगा ना यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो v को कभी भी लिख लेना dx/dt, लिख लिया ऐसा, यस। अभी थोड़ा सा मैं मैथ्स बताता हूँ जो 12th में, एक्चुअली 12th में भी नहीं आएगा तुमको, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन अभी हमको ज़रूरत पढ़ते रहने वाली है, आने वाले 1.5 साल तक, 1 साल तक, जब तक आप फिजिक्स पढ़ने हो तब तक तो पता होना चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2 है। कौन से 2, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, 2 ही है, 2 है, तीसरा नहीं है, बराबर, गुड। दूसरा, इसमें इक्वल टू है, जिसमें इक्वल टू है वो उसको इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वल टू नहीं हुआ, लेस देन हुआ, ग्रेटर देन, तो वो इनइक्वालिटी होता है। ये इक्वालिटी है, इक्वल टू है। और इसमें डेरिवेटिव भी है क्या, हाँ, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू था और डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और तुमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में बताने वाला हो, उसके ऊपर फिजिक्स में आता ही नहीं है, आने ही नहीं वाला है। तो अभी याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको आएंगे 12th में बहुत जगह पे लगने वाला है, वो ऐसा होगा जिसमें जिसमें 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। अभी सेपरेट करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल रखना और राइट हैंड साइड पे एक। तो ये जो dt है, dt, इसको मैं उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ क्या, हाँ। और रूट एक्स को यहाँ ले आ सकता हूँ क्या, हाँ। मतलब x एक साइड पे आ सकता है क्या, हाँ। t एक साइड पे जा सकता है क्या, हाँ। अरे कैसे नहीं जा सकता, कैसे नहीं जा सकता, इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया, हो गया, हो गया। ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। 2 ही वेरिएबल चाहिए, 2 है, 3 हुए तो उसका मेथड अलग है, वो तब बताऊंगा जब आएगा, अभी फिलहाल तो नहीं है। तो 2 ही है क्या, यस। और ये सेपरेबल है क्या, यस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म का है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वही फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, मतलब मैं रूट एक्स को यहाँ लेके आता हूँ और टाइम को वहाँ ले आता हूँ, dt को। ये स्टेप 1 है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग, ये स्टेप 2 है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग dx अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेटिंग अल्फा dt, बराबर। देन रूट एक्स मतलब x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ, ओके, इक्वल्स टू अल्फा, तो कांस्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला है, अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt, बराबर। ये x रेज टू हाफ ऊपर गया तो क्या बन गया, x रेज टू माइनस हाफ, ओके, अल्फा dt। यू नो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट ऑपरेशन होते हैं। मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा और एक सीढ़ी नीचे आ गया, मैं कहाँ हूँ, जहाँ था वहीं हूँ। मैंने इंटीग्रेट किया और डेरिवेटिव ले लिया, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो गया, कैंसल। तो इंटीग्रेशन dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब क्या आएगा, t, तो t आएगा यहाँ पे, यस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x रेज टू n, हमें क्या पता, तो किसको पता होना चाहिए फिर, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मैंने सिखाया है चैप्टर नंबर 2 में,
देयरफॉर n मतलब कौन कौन माइनस हाफ, तो इधर क्या लिखूंगा x रेज टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन क्या लिखूंगा माइनस हाफ प्लस वन इक्वल्स टू क्या है अल्फा टी है। क्या है, वैसे तो तुमको मैंने बताया था कि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है जिस पे लिमिट्स नहीं होते, वो कौन होता है इनडेफिनाइट। और इनडेफिनाइट में एक क्या करते हो कांस्टेंट लिखते हो कि नहीं, प्लस सी लिखते हो कि नहीं, हाँ नहीं लिखेंगे क्यों, मैं कांस्टेंट को जीरो मान रहा हूँ, मान सकता हूँ जीरो हो गया, वो कांस्टेंट जीरो है, राइट। अब हो गया, क्यों ऐसा कब कर सकते हैं, तुमको ना एग्जैक्ट इक्वेशन पूछा ही नहीं, तुमको क्या बोला है, क्या बोला है वेर इज विद टाइम एस, मतलब प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछा है क्या नहीं। जब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा हो तो कांस्टेंट तो मत लिखो, छोड़ दो उसको। अच्छा ये व्हाट इज माइनस हाफ प्लस वन, हाफ, तो ये क्या हो गया एक्स रेज टू हाफ और नीचे पे क्या हो गया हाफ इक्वल टू क्या हो गया अल्फा टी, ठीक है गुड ओके। इस हाफ को उधर भेज देते हैं, तो एक्स रेज टू हाफ इक्वल्स टू अल्फा टी बाई टू। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एस, कि रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और ये क्या आया, हाँ तो फिर रूट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो ये रेज टू हाफ गया अल्फा स्क्वायर बाय फोर और टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाय फोर क्या है कांस्टेंट है, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन, तो यू विल स्टार्ट फिलिंग द डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेडबलई, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछे जाते हैं ना उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv by dt इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट वी, और माइनस आने का मतलब रिटार्डेशन है जैसा उन्होंने बोला है डी एक्सेलरेटेड, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest, कितने टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा ऐसा पूछा है। तो अभी देखो इसको भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन क्या दिया है dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट वी। सबसे पहले इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे इक्वेशन है हाँ, डेरिवेटिव है हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हाँ, कितने वेरिएबल्स है, तो एग्जैक्टली सेम दिया आपको, पिछला केस भी वही था, सेम था सेम। देखो क्या आया था dx बाई dt अल्फा रूट एक्स, dx बाई dt अल्फा रूट एक्स, सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख दिया v और अल्फा की जगह पे क्या लिख दिया माइनस 2.5, सब सेम है तो इसका सोल्यूशन भी सेम ही आएगा, स्टेप सारे सेम होंगे। इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, हाउ मेनी वेरिएबल्स टू, विच टू, वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब स्पीड एंड टाइम, आर दे इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस। तो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, स्टेप वन dt को वहां लेके जाओ और रूट v को यहां लेके आओ। स्टेप टू इंटीग्रेट, क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब सिर्फ डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है बताता हूँ, इंटीग्रेटिंग dv बाई रूट वी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग माइनस 2.5 dt। डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में यहां तक सेम था, सिर्फ v के जगह पे x था, राइट, और पिछले क्वेश्चन में तुमको वैल्यूज नहीं बताई थी, इधर उनको बोला है, क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि पहले स्पीड कितना था 6.25 और फाइनल स्पीड क्या हो गया 0। 6.25 स्पीड कब था, इनिशियल मतलब टाइम क्या था 0, क्योंकि यहाँ पे तुम इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो टाइम पे, तो 6.25 कब था इनिशियल मतलब 0 टाइम पे, और स्पीड 0 कब हो गया टाइम t पे, और वही तो टाइम पूछा है। लिमिट्स कैसे यूज करते हैं जरा समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, बट यू विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। 12th में आएगा इंटीग्रेशन आपको मैथ्स में, तब वापस सीख लेना, अभी जितना जरूरत है वो करना पड़ेगा। यहां तक तो समझा ही था, इनिशियल स्पीड कितना था
6.25, उसको कभी भी नीचे लिखते हैं, उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ये 6.25 कौन से टाइम पे था? इनिशियल, मतलब जीरो टाइम पे था, क्योंकि जब तुमने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया तब उसको टाइम जीरो बोलते हो। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं है, आई डोंट केयर उसका स्पीड क्या था, मैंने देखा कितना था 6.25, तो जब देखा तो टी जीरो था और स्पीड कितना था 6.25, और मैं उसको देखता रहा जब तक वो रुकता नहीं है। कितने टाइम के बाद रुका? टी, और स्पीड कितना हो गया? तो फिर वही तो लिखा मैंने, वही तो मैंने लिखा इधर। अभी आपको सिर्फ करना क्या पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 6.25 टू जीरो, और ये वी रेस टू हाफ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वी रेस टू माइनस हाफ डी वी, और ये -2.5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी, जीरो टू टी। अभी मैंने बताया एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तुमने किया अभी। एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या आया था? एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो वी रेस टू माइनस हाफ का क्या आएगा? वी रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लिमिट्स लिखते रहने पड़ेंगे, जब तक तुम ये लिमिट्स यूज नहीं कर लेते तब तक लिखते रहना पड़ता है इसको। तो -2.5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। तो सिर्फ सिर्फ जब डेफिनाइट इंटीग्रल्स हो ना, डेफिनाइट मतलब लिमिट्स पता है, जब लिमिट्स पता है तो जब तक लिमिट्स का यूज नहीं करते वो लिमिट्स तुमको लिखते रहने पड़ेंगे। व्हाट इज वी रेस टू माइनस हाफ प्लस हाफ? वी रेस टू हाफ। हाँ की ना? हाँ, वेरी गुड। और ये भी कितना है? हाफ। 6.25 से लेके जीरो तक, -2.5। अपर लिमिट मतलब टी की जगह पे टी लिखो, अपर लिमिट, और टी की जगह पे जीरो लिखो, मतलब माइनस कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया यहाँ तक? वेरी गुड। अब यहाँ भी वैसा करना पड़ेगा, ये जो हाफ है ना, हाफ, इसको बाहर निकालो, और जो टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, कहाँ जाएगा? हाँ, तो इसको बाहर लिख दिया, ऊपर लिख दिया, टू लिख दिया, और ये आ गया वी रेस टू हाफ। वी रेस टू हाफ कहाँ से कहाँ तक? 6.25 से जीरो तक, और ये हो गया -2.5 टी, -2.5 टी। इधर भी वही करना पड़ेगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पे जीरो और v की जगह पे 6.25। ओके, ऐसा लिखते रहना पड़ता है। हो गया। अब ऐसा है, जीरो का रूट कितना होता है? जीरो होता है। 6.25 का रूट कितना होता है? 2.5 होता है। तो माइनस ये जीरो माइनस 2.5 आ गया, इक्वल टू -2.5 टी हो गया, बराबर। अब एक बात बताओ, ये जो 2.5 है, माइनस और माइनस क्या हो गया? तो टाइम कितना आ गया? तो आंसर शुड बी 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। First, you should not be taking so much of time in writing down. You should accelerate. dv by dt should not be zero. It should not be negative also. वापिस से मैच। Very good. Very good questions. Relation between time and distances. T equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant. Retardation is. तो चलो पहले तो इक्वेशन क्या दिया है? t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ओके, और आपको पूछा रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन। हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी dv by dt, a is dv by dt, बराबर। तो मुझे अगर a चाहिए तो dv by dt करना पड़ेगा, लेकिन dv by dt करने के लिए पहले v तो चाहिए। v कैसे फाइंड होता है? v अभी बताया मैंने, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, x दिया है, तो v कैसे निकालते हो? dx by dt। क्या करते हैं? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, तो dx by dt इज वेलोसिटी। मतलब तुमको क्या चाहिए? dx by dt चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, नॉर्मली जब इक्वेशंस आते हैं ना, तो x इक्वल्स टू समथिंग इंटू टी,
जैसे ए टी हमने सॉल्व भी किया था कल या परसों ही, प्लस बी टी स्क्वेयर बी टी क्यूब ऐसा कुछ आता है। नॉर्मली एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या बन जाता, वेलोसिटी। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि नहीं कर सकते ना ऐसा, क्योंकि यहाँ तो टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फिर क्या करें, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक। अगर x इक्वल टू समथिंग इनटू टाइम था तो तुमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाइम इक्वल टू समथिंग है, समथिंग इनटू x है, तो डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम करो ना, dx बाई dt मत फाइंड करो, क्या फाइंड करो, dt बाई dx। तो एक काम करेंगे, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। बताता हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इजी होता है इससे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, राइट। तो ये क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहले टर्म का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ बीटा एक्स। सही है, अल्फा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट डेरिवेटिव के, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अल्फा बाहर, अंदर कौन बचा, एक्स स्क्वायर, ओके, और बीटा भी बाहर, अंदर कौन बचा, एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x, क्या होता है 2x, और व्हाट इज डेरिवेटिव, और ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बीटा। इसका मतलब तुमको डी टी बाई डी एक्स क्या मिला हुआ है, व्हाट इज डी टी बाई डी एक्स, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुमको तो वेलोसिटी चाहिए था, वो क्या होता है डी एक्स बाई, तो इसका उल्टा कर लो, तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, हमारे पास डी टी बाई डी एक्स था, इसका उल्टा कर लिया, इसका उल्टा कर लिया, तो क्या हो गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये हो गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये कौन आ गया, v आ गया, कौन आ गया, v आ गया, पक्का ना, हाँ कि ना, हाँ। तो मैं v इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। ये तुमको क्या मिला, क्या मिला, ये क्या मिला, v मिला। तुमको क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था, क्या चाहिए था, व्हाट इज a, dv बाई dt बराबर, v t पे डिपेंड करता है क्या, v t पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो, नहीं आती है, नहीं आती है क्या, नहीं है ना, नहीं है, फिर बोला कि क्या गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। देखो अभी तुम मैथ सीखोगे, बाकी है तुम्हारा बहुत सारा मैथ सीखना, मैं तुम्हारा दोस्त हो, तुम किसी और के दोस्त हो, राइट, मैं तुम्हारा दोस्त हो, तुम किसी और के दोस्त हो, तो तुम कॉमन कनेक्शन हो, सही है, इधर भी वैसा ही होता है सेम। इसको मैथ्स की भाषा में ना, इसको मैथ्स की भाषा में कुछ और बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, पहले यहाँ ध्यान दो। v x का दोस्त है और x t का दोस्त है, कॉमन कनेक्शन कौन है, कौन है, x। तो ऐसे केस में ना जालिम दुनिया बननी पड़ती है हमको, बेचारों को मैंने अलग अलग कर दिया, बॉलीवुड का स्क्रिप्ट बन गया, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, ओके, सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ लिख के एडजस्ट भी कर दिया। इसको मैथ्स में बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं, क्योंकि v x पे डिपेंड करता है t पे नहीं, और x t पे डिपेंड करता है, तो हमने क्या किया, dv बाई dt को dv dt को अलग लिख दिया और सिर्फ dx dx एडजस्ट कर लिया। मैथ्स में इसको चेन रूल बोलते हैं, तुम चाहो उतनी बार चेन रूल बना दो, वो आपके ऊपर है, तो सिर्फ dx dx को एडजस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं चेन रूल। जब डेरिवेटिव आएगा तब सीखोगे इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। सिर्फ dv और dt को सेपरेट किया और बीच में एक पैरामीटर एडजस्ट कर दिया, इससे एक फायदा हो गया,
इससे ये फायदा हो गया, तुमको पता है dx बाई dt कौन है? dx बाई dt कौन है? हाँ तो ये कौन है फिर? ये v है, और इस हाथ में कौन बचा? dv बाई dx। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमको डेरिवेटिव लेना था v का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन v तो t पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए डेरिवेटिव ले पाए क्या हम लोग? नहीं। लेकिन अभी क्या है, डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट टू x, तो v x पे डिपेंड करता है ना, हाँ तो डेरिवेटिव आएगा ना, हाँ तो अभी लो डेरिवेटिव आएगा, तो फिर तो a will be v dv by dx, but what is v? 2 alpha x plus beta raised to minus 1. How do you find out derivative of? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं क्योंकि तुमने रिवाइज किया नहीं। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इसी जन्म में, इसी क्लास में, इसी टाइम पीरियड के बीच में हम लोगों ने कवर किया था डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बताओ तुम्हारा एफ ऑफ एक्स कौन है? तो अल्फा एक्स प्लस बीटा, और एन कौन है? अभी सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फिर यहाँ पे, तो ए इक्वल्स टू वी को तो बेचारे को अलग रखो, उसको अलग ही रखो, उसको कुछ मत बोलो, बैठा आराम से बैठने दो। What is your f of x? What is n? What is the formula? n मतलब कौन? f of x मतलब कौन? 2 अल्फा x प्लस बीटा। इसका क्या करेंगे? माइनस वन क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, और फिर क्या लेंगे? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव लेंगे? f of x। f of x कौन है? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, कि रेज टू माइनस वन वापिस लिखूं? हाँ मत लिखना, नहीं तो लूप में अटक जाओगे, क्योंकि वापिस अगर तुमने गलती से लिख दिया ना ये, फिर वापिस ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो वो चेन रिएक्शन बोलता है उसको केमिस्ट्री में, रिएक्शन होते रहना, तो वो गड़बड़ करना नहीं तो गए, खत्म ही नहीं होगा, डेरिवेटिव चलता रहेगा। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू v, और ये माइनस को आगे ले आते हैं, माइनस v। ये क्या है? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? लिख सकता हूं ना, ऐसा लिख सकता हूं ना? हाँ कुछ रीजन है, लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बीटा? a इक्वल्स टू माइनस वी। तुमको पता है ऐसा क्यों लिखा? पता है? जरा इसको देखो और इसको देखो, ये कौन है? तो ये कौन है? v। तो ये v का क्या बन गया? स्क्वायर। और ये डेरिवेटिव में 2 अल्फा क्या आ गया बाहर? dx बाई dx 1 हो जाएगा, और बीटा तो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव कितना है? 0। ये क्या हो गया? कैंसल। तो a इक्वल टू माइनस 2 अल्फा v और v स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 2 अल्फा v क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो रिटार्डेशन पूछा था, एक ही आंसर नेगेटिव दिया था। पूछा रिटार्डेशन है और एक ही आंसर नेगेटिव दिया है, मतलब ये सब करना ही नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। JEE मेंस क्रैक करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड टेक इट सीरियसली। ये तब आता है जब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पता हो, और जितना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फिजिक्स से लगता है वो ऑलरेडी हमने 2 महीने पहले कवर किया था। एक ही लेक्चर है या मैक्सिमम 2 लेक्चर है, जाके रिवाइज कर लो। जस्ट द बेसिक रूल्स, डेरिवेटिव्स के रूल्स क्या है, कौन से फॉर्मूला हमने देखे, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस का क्या आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिवाइज कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन, और वापस एक बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर if its position is x equal to 0 at t equals to 0। मतलब इनिशियली ओरिजिन पे था, देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड के बाद यूनिट टाइम मतलब t इक्वल टू 1,
1 सेकंड के बाद वो कहाँ है, ऐसा पूछा है, 1 सेकंड के बाद कहाँ है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको दिया है v इक्वल्स टू v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। मैंने आपको अभी बताया कि अगर v दिया हो और x पूछा हो, नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन, अगर v दिया हो और x पूछा हो तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन, अगर v दिया हो और x पूछा हो, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले v को क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी इक्वल्स टू v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है। कितने वेरिएबल है, 2 ही है। तुमको जानबूझ के v0 लिख के कंफ्यूज किया और g बता के कंफ्यूज किया और f बता के कंफ्यूज किया, क्योंकि तुम सोचोगे v0 वेलोसिटी है, हाँ है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड वैल्यू होती है। g ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर होगा भी तो भी कांस्टेंट है। तो 2 ही वेरिएबल है, एक है x और एक है t। तो जानबूझ के ऐसा देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, अरे हाँ तो 3 4 वेरिएबल आ गए, 2 ही वेरिएबल है, कौन से 2, x और t। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 2 ही वेरिएबल हो तो क्या चेक करना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या, है। सिर्फ dt को उठा के वहां लिखेंगे, इसको उठा के वहां शिफ्ट कर देंगे, तो इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। dx इक्वल्स टू v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। और वेरिएबल सेपरेट करने का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर लो फिर, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू, अब पहले तो ये है कि इधर ना एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, dx इक्वल्स टू v0 dt, क्योंकि v0 और dt प्लस gt dt प्लस एफ टी स्क्वायर dt। अब जब इंटीग्रेट करूंगा तो तीनों पे अलग से इंटीग्रेट करूंगा, पहले पे इंटीग्रेट करूंगा v0 dt प्लस दूसरे पे करेंगे gt dt प्लस एफ टी स्क्वायर dt। अब साथ साथ में ना तुमको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है। इंफॉर्मेशन क्या दी है तुमको बोला है t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या थी, 0। तो जब t की वैल्यू 0 थी, क्योंकि यहाँ पे तुम t पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और पूछा क्या है, आपको बोला है t की वैल्यू जब 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1, t की वैल्यू 1 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही पूछा है ना ये, अरे यही तो क्वेश्चन में पूछा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम इज। तो t की वैल्यू 0 से 1 हो रही है और x की वैल्यू 0 से x हो रही है, क्योंकि x फाइंड करना है तुमको। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, 0 टू x, ओके। और v0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt 0 टू 1, g कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t dt फ्रॉम 0 टू 1, f कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू 1। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस, तो x माइनस 0 इज x, v0 व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt t, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt is t, प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन। तो मुझे बताओ अगर इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n dt हो तो क्या लिखोगे, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन। तो अगर सिर्फ t dt हो तो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2। तो अभी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये जो इंटीग्रेशन है ना t dt, ये कौन है, ये t स्क्वायर बाय 2 है, फ्रॉम 0 टू 1। और फिर t स्क्वायर का क्या आएगा, t क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1, बराबर। x इक्वल्स टू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, और ये जो 2 है ना, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर कौन बचा, t स्क्वायर, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, प्लस 3 को बाहर निकाल लो, कौन बचा, t क्यूब, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, बराबर। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, v0 इंटू 1, g बाई 2 इंटू 1 और f बाई 3 इंटू
वन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी